नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। कुछ लोगों के मन में अजीब तरह की कुंठा कैद होती है। बाजार में बैठे सौदागर उनकी इस कुंठा को खूब भुनाते हैं। कुछ साल पहले तक यह चलन था कि जिस रेड लाइट एरिया के आसपास हिंदुओं की ज्यादा आबादी होती थी, उस बाजार में जिस्म बेचने वाली अधिकांश औरतों के मुस्लिम नाम रख दिए जाते थे। इसी तरह जिस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी ज्यादा होती, उस इलाके के जिस्म के बाजार में देह बेचने वाली ज्यादातर औरतों के हिंदू नाम होते थे। यह नाम असली नहीं होते हैं, बल्कि जिस्म का बाजार चलाने वाले ऐसे नाम जानबूझकर रखते हैं ताकि ग्राहक के मनोविज्ञान का दोहन कर सकें। जिस तरह भारत के कुछ लोग हर मैच में पाकिस्तान को हारते देखना चाहते हैं, उसी तरह कुछ इंडियंस बिस्तर पर भी अपनी पाकिस्तान प्रतिशोध की कुंठा शांत करना चाहते हैं। 28 वर्षीय सुरेश सोलंकी की सोच भी ऐसी ही थी। वह हर मामले में पाकिस्तान की ऐसी तैसी करना चाहता था। उसका वश नहीं चलता था, वरना पाकिस्तान में घुसकर ना जाने क्या क्या करने की इच्छा मन में पा लेता। सुरेश दोस्तों के साथ बैठता तो जोश एवं गुस्से में कहता, हम दोस्ती तथा पड़ोसी धर्म निभाने के इच्छुक है। पाकिस्तान है कि हमारी पीठ में छुरा घोंप रहा है। मुझे मौका मिले तो पाकिस्तान का क्या कर डालूं, शब्दों में नहीं कह सकता। एक दिन सुरेश ने छक्का कर शराब पी। नशा सिर चढ़कर बोला तो मन में खुराफात भरने लगी। उसने फौरन जेब से सेलफोन निकालकर अपने दोस्त अब्दुल शेख का नंबर डायल किया। घंटी बजते ही अब्दुल ने फोन रिसीव किया। हाँ बोल सुरेश, क्या तू ब्लू फिल्मों का कीड़ा है? सुरेश बोला, ब्लू फिल्म देखे बगैर तुझे चैन नहीं आता। मेरा ख्याल है कि तू दिन में 4-5 फिल्में देख लेता होगा। हाँ देखता हूं। अब्दुल हौले से हंसा। मेरे शौक से तेरी छाती पर सांप क्यों लौट रहा है? सांप नहीं लौट रहा, बल्कि गर्व से छाती फूली हुई है कि मेरे यार को पूर्ण वर्ल्ड की खूब जानकारी है। क्या सुरेश भूमिका मत बना, सीधी बात कर, तू चाहता क्या है? इंफॉर्मेशन? कैसी इंफॉर्मेशन? जैसे इंडियन, अमेरिकन, लेबनानी, नीग्रो पोर्न स्टार है? क्या कोई पाकिस्तानी पोर्न स्टार भी है? बेशक है। अब्दुल के मतलब की बात हुई तो वह जोश में भर गया। आज ही मैंने पाकिस्तानी पोर्न स्टार जरीना मसूद का एक ताज़ा वीडियो नेट से डाउनलोड किया है। मस्त आइटम है। मुंह से ऐसी नशीली आवाजें निकालती हैं कि नसों में बारूद भर जाता है। कल मिलेगा तो दिखाऊंगा यार। अब्दुल तू पुराना पापी है, देह व्यापार के तमाम अड्डों पर जाता रहता है। सुरेश ने अपने मकसद की बात की। यह बता, शहर की कोई देहजीवा शक्ल सूरत में जरीना मसूद से मिलती जुलती है तो एक अब्दुल बोला, शक्ल कितनी मिलती है सही सही नहीं कह सकता, पर वह मुझे जरीना मसूद जैसी ही लगती है। वह पेशेवर तो नहीं है, पर दोस्तों को खुश कर देती है। क्या नाम है उसका? कल्पना बर्की यार। वह तेरी दोस्त है और तू मेरा दोस्त। उससे मेरी सेटिंग करवो ना। वह जो मांगेगी दूंगा। फोन करके पता करता हूं। मान गई तो बात कर लूंगा, वह ना मानी तो किसी से बात कर लूंगा। नहीं, मुझे कल्पना चाहिए। क्यों, कल्पना में हीरे जड़े हैं क्या? अभी तुमने बताया ना कि वह तुम्हें पाकिस्तानी पोर्न स्टार जरीना मसूद जैसी लगती है। हाँ बताया, इसीलिए मुझे वह चाहिए। सुरेश बोला, कल्पना को मैं पाकिस्तानी मानकर उसके साथ बिस्तर सजाऊंगा। ऐसा करके मुझे संतोष मिलेगा कि मैंने पाकिस्तान से बदला ले लिया। सुरेश की भरात सुनकर अब्दुल ने ठहाका लगाया। फिर बोला, मैं कल्पना से बात करता हूं। कोशिश करूंगा कि वह तुझे खुश करने के लिए राजी हो जाए। इसके बाद फोन पर होने वाली दोनों की बात यहीं खत्म हो गई। करीब 10 मिनट बाद अब्दुल ने सुरेश को फोन किया। मैंने कल्पना को कह दिया है कि मेरा खास दोस्त आ रहा है, उसकी सेवा कर देना। उसके घर पहुंचो, इंतजार करती मिलेगी। तुम उसे अपना और मेरा नाम बता देना। बस जरीना यानी कल्पना को कुछ देना होगा। यार मैंने बताया ना, वह डायरेक्ट धंधा नहीं करती, दोस्तों को खुश करती है। खुश करने वाली का इनाम तो बनता है। किसी बहाने उसके पर्स में रुपये 2000 डाल देना। ठीक है, कल्पना का पता बताओ। अब्दुल ने पता बता दिया। 1 घंटा बाद सुरेश कल्पना के दरवाजे पर था। सुरेश ने धड़कते दिल से दस्तक दी तो एक सुंदरी दरवाजे पर प्रकट हुई। सुरेश ने ना तो जरीना मसूद का वीडियो देखा था, ना स्टिल फोटो। उसे पता भी नहीं था कि जरीना मसूद दिखने में कैसी है, वह होठ है या कोल्ड। अब्दुल ने बताया था कि शक्ल सूरत कदकाठी में कल्पना जरीना मसूद जैसी है, और उसने इसे ही सच मान लिया था। सुरेश को न कल्पना में रुचि थी, न जरीना मसूद मन में कामना की घंटी बजाती थी। उसे तो बस अपने तरीके से पाकिस्तान से प्रतिशोध लेना था। सुंदरी के नमूदार होते ही सुरेश मुस्कुराया। आप ही कल्पना बर्की है ना? हाँ मैं ही हूं।
कल्पना ने गहरी नजरों से उसे देखा। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेश सोलंकी है। अब्दुल शेख ने मुझे भेजा है। सुरेश ने परिचय की औपचारिकता निभाई। मेरे बारे में फोन पर अब्दुल आपसे बात भी कर चुका है। वह मेरा गहरा दोस्त है। कल्पना के होठों पर मुस्कान आई। वह तो आप हैं उनके खास दोस्त। अंदर आइए ना। सुरेश अंदर आया तो कल्पना ने दरवाजा बंद कर लिया। सुरेश को ताव नहीं था। उसने झट से कल्पना को बाहों में भरा और उसके गाल को चूम लिया। कल्पना ने जोर लगाकर सुरेश को अपने से अलग किया, फिर भौहें चढ़ाकर बोली, मैं कोई वेश्या नहीं हूं जो दरवाजा बंद होते ही मुझ पर टूट पड़े। मैं तो अपने शौक के लिए दोस्तों की संगत करती हूं, वह भी हर किसी से नहीं। अपनी पसंद के दोस्त से अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से परखा भी नहीं और तुम शुरू हो गए। अब्दुल के हवाले से नहीं आए होते तो धक्के मारकर बाहर निकाल देती। सुरेश हक्कबक रह गया। चोरी और सीना चोरी करती गलत काम है और पड़ोसी देश की तरह आंखें दिखा रही है। सुरेश जिस मकसद के लिए आया था वह पूरा किए बिना जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत सॉरी कह दिया। माहौल को हल्का करने के लिए पूछा, कल्पना जी, अब्दुल ने सब कुछ बताया। यह नहीं बताया कि आपको जो पसंद आ जाए उसे खुश क्यों कर देती है। देखो सुरेश, मैं जिंदगी को खुलकर जीने में यकीन रखती हूं। जो दोस्त अच्छा लगता है उसे जिस्म की सौगात भी पेश कर देती हूं। मैं उसके काम आती हूं। वह मेरे 5-6 दोस्त हैं। मैं उन्हीं की महफिल की साखी बनती हूं। जो मुझे शानदार तथा जानदार लगता है उसकी बाजुओं में बिखर भी जाती हूं। तुम मेरी साखी भी बनोगी। श्योर, कल्पना मुस्कुराई, लेकिन बिस्तर की दासी भी बनूंगी यह पक्का नहीं। तुमने मेरा दिल जीत लिया तो मेरा जिस्म भी तुम्हारा महफिल सज गई। कल्पना सुरेश की साखी बनी तो सुरेश उसके हुस्न का शहदाई बन गया। वह आया तो था जरीना मसूद से मिलती जुलती शक्ल की युवती को भोग कर पाकिस्तान से बदला लेने, लेकिन कल्पना के जीवन का दर्शन सुनकर उसे एक नई ही बात पता चली। नई बात यह थी कि कल्पना ऐसी स्त्री थी जिसके जिस्म में हमेशा हवस की आदत भरी रहती थी। यही वजह थी कि जो पुरुष उसे पसंद आता वह उसे तुरंत समर्पित हो जाती। अपने बारे में बताते बताते कल्पना सुरेश की गोद में बैठ गई। एक बाह उसके गले में डाली, दूसरे हाथ की उंगलियों से उसकी छाती पर हरकत करने लगी। सुरेश बाबू, कभी कभी जिस्म की आग इस कदर भड़क जाती है कि मन करता है 3-4 मर्दों के साथ एक साथ सेक्स करूं। कल्पना, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे जिस्म की मांग पूरी कर सकूं। क्या तुम मुझे आजमाना चाहोगी? कल्पना ने मरे नैनों से सुरेश को देखा, फिर अपनी साड़ी खोलने लगी। सुरेश ने भी निर्वस्त्र होने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। पैंट टांगों से निकालते हुए वह कल्पना से बोला, शहर में और भी शौकीन औरतें हैं, मगर जानती हो अब्दुल ने मुझे तुम्हारे ही पास क्यों भेजा है? कल्पना उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। शायद तुम्हें जरीना मसूद की तलब है। सुरेश चौंका, तुमने कैसे जाना? इसलिए कि अब्दुल को भी मैं जरीना मसूद जैसी लगती हूं। अंतरंग पलों में वह मुझे कल्पना ना कहकर जरीना पुकारता है। कल्पना बोली, तुम अब्दुल के हवाले से आए हो, इसलिए मैं समझ गई कि उसने मुझे जरीना मसूद की डुप्लीकेट बताकर तुम्हें मेरे पास भेजा होगा। बहुत तेज और सही सोचती हो। सुरेश धीमे से हंसा। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम वास्तव में जरीना मसूद जैसी हो? पता नहीं। कल्पना ने कंधे उचकाए। अब्दुल ने मुझे जरीना मसूद कहा। साथी की खुशी का ख्याल करके मैंने मान लिया। मैंने जरीना की फोटो तक नहीं देखी है। तुम बताओ, क्या मैं वास्तव में उसकी जैसी लगती हूं? सच यह है कि मैंने भी अब्दुल से बस नाम सुना है। सुरेश बोला, मैंने भी जरीना का वीडियो या फोटो देखी नहीं है। बातें करते करते दोनों निर्वस्त्र हो गए। कल्पना ने बाहें फैलाई, तो फिर आओ, पाकिस्तानी जरीना और इंडियन सुरेश का नाइट मैच हो जाए। कल्पना और सुरेश बिस्तर पर पहुंच गए। सुरेश आया तो था पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने, मगर कल्पना ही मानो निर्मम आतंकवादी बनकर उस पर छा गई। सुरेश ने सेक्स बहुत किया था, मगर वाइट सेक्स नहीं। कल्पना ने वाइट सेक्स का नमूना पेश किया तो सुरेश आनंद से निहाल हो गया। सुरेश को विश्वास हो गया कि अब्दुल ने गलत नहीं कहा था। कल्पना जरीना मसूद की डुप्लीकेट भले ना हो, मगर अंतरंग क्षणों में वह उस पाकिस्तानी पूर्ण स्टार से कम भी नहीं। सुरेश आया था कल्पना को पाकिस्तानी मानकर। उसकी धज्जियां उड़ाने पर, कमाल के खात्मे पर महसूस किया कि पाकिस्तानी पोर्न स्टार जैसी लगने वाली इस देसी रमड़ी ने उसका दिल जीत लिया। कपड़े पहनने के बाद सुरेश ने कल्पना के पर्स में ₹2000 डाले तो वह मुस्कुराई।
तुम जैसे शानदार और जानदार साथी का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। फिर आओगे ना? जल्द आने का वायदा करके सुरेश कल्पना के घर से निकल गया। कर्नाटक के बेलगाम की रहने वाली थी कल्पना। किशोरावस्था में ही उसके एक करीबी रिश्तेदार ने कल्पना की भावनाओं को उकसाकर उसे सेक्स का चस्का लगा दिया था। कहते हैं कच्ची उम्र में लड़की का कौमार्य क्षत विक्षत हो जाए और वह बारंबार सेक्स की प्रक्रिया से गुजरे तो वह हवस की लती हो जाती है। कल्पना को भी यौन आनंद का चस्का लग गया। वह जिस किसी को अपना तन सौंप दी, उससे अपेक्षा रखती थी कि वह उसकी जरूरत पूरी करे। वह जरूरत वस्तुओं के रूप में भी होती थी और नकदी के रूप में भी। फलस्वरूप युवा होते होते अपने इलाके में कल्पना ने खूब बदनामी कमा ली। शर्म से परिजनों का जीना मुहाल हुआ तो आनन फानन में उन्होंने उसका विवाह बसवराज बर्की से कर दिया। बसवराज टैक्सी ड्राइवर था। नई नई शादी का जोश पति पत्नी दोनों को होता है। सुंदर तथा जोशीली पत्नी मिली तो बसवराज उसमें रम गया। दिन को वह ड्यूटी करता, रात होते ही घर लौट आता। एक ड्यूटी खत्म, दूसरी ड्यूटी शुरू। कामनाओं का उत्तम साधन घर में मुहैया हुआ तो कल्पना के भटकाव पर विराम लग गया। अतीत की रंगीनियां भूलकर वह अपना पूरा ध्यान पति तथा गृहस्थी में लगाने लगी। शादी के 3 वर्ष बीते तो कल्पना 2 बच्चों की मां बन गई। बसवराज जीवन के प्रति गंभीर व्यक्ति था। वह भविष्य के प्रति भी संजीदा था। अब 4 प्राणियों का उसका परिवार हो गया था। अल्पसंख्या के अनुपात में खर्च भी बढ़ गए थे। बसवराज ने अब अपना ध्यान ज्यादा पैसा कमाने पर लगाया। वह दूर दराज तक टैक्सी लेकर जाने लगा। उसे वापस लौटने में 2 से 4 दिन लग जाते। किशोर से कल्पना पुरुष संसर्ग की अभ्यस्त थी। जब तक देह पुरुष की बाहों में पिघल ना जाती उसे नींद नहीं आती थी। पति के बिना रात गुजारना पड़ी तो कल्पना बेचैन व परेशान रहने लगी। उसने कामछा को नियंत्रण में रखने का प्रयत्न किया। सफल नहीं हुई तो पुराने ढर्रे पर चल पड़ी। कुछ पुराने प्रेमी पहले से थे, कुछ नए आशिक बाद में बना लिए। उसके काम पर जाने के बाद बीवी क्या करती है, बस अब राज को खबर होने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। उसने कल्पना पर अंकुश लगाने की हर मुमकिन कोशिश की। प्यार से समझाया, कुल के सम्मान का वास्ता दिया, मारा पीटा, परंतु अपनी रंगीनियों से वह बाज नहीं आई। और तो और एक दिन भैया की सारी हदें पार करके बोली, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो ना। ना मेरा कुछ बिगड़ रहा है ना तुम्हारा कुछ घट रहा है। बसव, राज ने सिर पीट लिया। बसव, राज कल्पना को नेक चलने की राह पर लाने का प्रयास करता रहा। बसव, राज अपने बच्चों को बहुत चाहता था। उनके सिर से मां का साया छीनने की उसकी मंशा नहीं थी। बच्चों की खातिर ही वह कल्पना जैसी कामुक पत्नी को झेल रहा था। बच्चे ना होते तो कल्पना को कब का अपनी जिंदगी और घर से निकाल चुका होता। बसवराज अपना घर भी बचाना चाहता था और कल्पना को भी छोड़ने को तैयार नहीं था। एक दिन उसने सोचा, ऐसा क्या किया जाए कि कल्पना चरित्रहीनता से तौबा कर ले। बहुत सोचने के बाद बसवराज ने निष्कर्ष निकाला कि बेलगांव में कल्पना के अनेक नए पुराने यार हैं। कल्पना सुधरना भी चाहे तो वे उसे नहीं सुधरने देंगे। कल्पना सुधर गई तो उनके मौज मजे का एक उम्दा साधन नहीं रह जाएगा। यदि वह बेलगांव छोड़कर कहीं और चला जाए तो नई जगह पर कल्पना को आचरण सुधारने का माहौल भी मिलेगा और सुधरने में सुविधा भी रहेगी। यूं भी बसवराज के मन में काफी अरसे से कर्नाटक को अलविदा कहने की तमन्ना थी। बसवराज ने अपना नया आशियाना गोवा में बनाने का निश्चय किया। कर्नाटक छोड़कर वह परिवार गोवा आया। उसने बेबके गांव कुड़चड़े इलाके में स्थित अनु अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर एक फ्लैट किराए पर लिया और वहां रहने लगा। फ्लैट में 2 कमरे थे। करीबी स्कूल में उसने बच्चों के एडमिशन भी करा दिए। बस अब राज बर्की ने घर परिवार व्यवस्थित कर दिया। तब रोजी पर ध्यान लगाया। कोई नया काम करने का जोखिम उसने नहीं उठाया। कर्नाटक में वह टैक्सी चलाता था। गोवा में भी किराए की टैक्सी चलाने का फैसला किया। उसने एक टैक्सी किराए पर ली और महापोस इलाके से उसे चलाने लगा। जो हाल बेलगांव में था वही गोवा में भी हुआ। अधिक पैसा कमाने के लिए बसवराज टैक्सी लेकर दूर तक जाने लगा। फलत घर लौटने में उसे 2 से 4 दिन तक लग जाते। एक तो गोवा का आधुनिक तथा रंगीन वातावरण, ऊपर से पति की अनुपस्थिति, कल्पना की कामनाएं फिर बहकने लगी। उसने सबसे पहले पंकज पवार को अपनी कामना का साथी बनाया। 41 वर्षीय पंकज पवार धारवा दौड़ा तहसील में डाटा ऑपरेटर था। वह शादीशुदा और 2 किशोर संतानों का पिता था। बसवराज की अनुपस्थिति में कल्पना और पंकज गुलछर्रे उड़ाने लगे। कल्पना की फितरत ऐसी नहीं थी
कि अधिक दिनों तक किसी एक पुरुष की वफादार रहे। थोड़े थोड़े अंतराल में वह साथी बदलती रहती थी। पंकज की शक्ति एवं पौरुष कल्पना के मन को भाता था। इसके बावजूद वह अपनी फितरत से मजबूर थी। इसीलिए पंकज से तो उसने संबंध बनाए ही रखा। कुछ नए प्रेमी भी बना लिए। देह से उपकृत करने के एवज में वह सभी यारों से गिफ्ट वसूलती थी। बसवराज किराए की टैक्सी चलाता था और उसकी बीवी किराए की टैक्सी बन रही थी। इसी दौरान 25 वर्षीय अब्दुल शेख कल्पना के संपर्क में आया। कल्पना उसे पाकिस्तानी पूर्ण स्टार जरीना मसूद जैसी लगती थी। बीते साल अब्दुल शेख की शादी सिमरन से हुई थी। सिमरन खूबसूरत युवती अवश्य थी, मगर उसके पास कल्पना जैसी अदाएं और उत्तेजक हाव भाव नहीं थे। इसीलिए अब्दुल की नजर में सिमरन से ज्यादा अहमियत कल्पना की थी। अब्दुल शेख की तरह ही रंगीन मिजाज उसका दोस्त सुरेश सोलंकी भी था। सुरेश सोलंकी को अब्दुल ने ही कल्पना के पास भेजा था। सुरेश भी कल्पना का ऐसा दीवाना हुआ कि वह बार बार उसके पास जाने लगा। एक दिन कल्पना उससे बोली, सुरेश, तुम्हारी तरह शानदार और जानदार मेरे कुछ अन्य फ्रेंड है जो मेरे दिल और देह को भाते हैं। कुछ नया करने के लिए उन सभी नगीनों को मैं एक माला में पिरोना चाहती हूं। सुरेश को याद आया जब वह पहली बार कल्पना के पास आया था, तब उसने ग्रुप सेक्स की तमन्ना जाहिर की थी। अतः वह मुस्कुराया। यानी ग्रुप सेक्स की तुम अपनी इच्छा पूरी करना चाहती हो? कल्पना हंसी, बहुत समझदार हो। फौरन मेरा इशारा समझ गए। कितने लोगों का ग्रुप बनाना चाहती हो तुम? तुम, अब्दुल शेख, आदित्य गुर्जर और पंकज पवार, यानी कुल 4। कल्पना ने मन का भेद खोला। बाकी तीनों से मैंने बात कर ली है, वे तैयार हैं। तुम हां कहो तो मीटिंग फिक्स करके ग्रुप बना लिया जाए, फिर एक नया एडवेंचर किया जाए। अब्दुल तो सुरेश का दोस्त था, आदित्य व पंकज को वह नहीं जानता था। अलबत्ता इतना समझ गया कि वे दोनों भी कल्पना के शानदार और जानदार यार होंगे। मना करने का सवाल नहीं था। सुरेश ने हां कहा तो कल्पना ने अगले दिन शाम ढले चारों को अपने घर बुला लिया। उस दिन बसवराज सवारी लेकर वास्को गया था। 2 दिन बाद उसे वापस लौटना था। सब लोग एकत्र हुए तो वस्त्र शरीर पर हराम घोषित कर दिए गए। कल्पना समेत आदित्य, पंकज, सुरेश और अब्दुल निर्वस्त्र हो गए। घंटों बेशर्मी चली। इस बेशर्मी में सभी को एक नए तरह का मजा मिला। 4 मर्दों की बाहों में खेलकर कल्पना ने भी महसूस किया कि सही मायने में आज उसकी देह तृप्त हुई है। उस रात के बाद कल्पना के घर में अक्सर सामूहिक यौनाचार होने लगा। उन दिनों सिमरन गर्भवती थी। प्रसव के लिए अब्दुल को कहीं और ठिकाना नहीं मिला तो वह सिमरन को कल्पना के घर ले आया। कल्पना ने सिमरन को घर में पनाह तो दी, मगर इसके एवज में वह उससे सारे घरेलू काम कराती थी। घर में रहने के दौरान सिमरन को पता चल गया था कि कल्पना कितने गिरे हुए चरित्र की महिला है, और जब उसके 4 यार घर में जुटते हैं तब कैसा तमाशा होता है। सिमरन कल्पना के घर में रहना नहीं चाहती थी, पर अपने गर्भ और जालिम पति के चलते मजबूर थी। कल्पना का कामुक खेल अपनी रफ्तार से चल रहा था कि 2 अप्रैल 2018 को पूर्वाहन टैक्सी चलाकर आया। बसवराज लापता हो गया। गोवा में बसवराज का कोई अपना नहीं था, इसलिए किसी ने उसकी गुमशुदगी की परवाह नहीं की। बसवराज बर्की की गुमशुदगी का राज तब खुला जब 7 मई को सिमरन समाज सेविका उषा नायक देकर से मिली और उसने अपने सीने में दफन राज उजागर कर दिया। सिमरन ने जो बताया उसे सुनकर उषा स्तब्ध रहे। कहीं हुआ यह कि 2 अप्रैल को दोपहर 2 बजे बसवराज टैक्सी चलाकर घर लौटा। तब कल्पना और उसके यार अय्याशी के हमम में नंगे थे। दस्तक सुनकर सिमरन ने दरवाजा खोला और अपने कमरे में चली गई। सिमरन ने उन चारों को सचेत किए बिना दरवाजा खोला ही इसलिए था कि बसवराज सब कुछ अपनी आंखों से देख ले और घर में होने वाला अनाचार बंद कराए। कल्पना को पति का भय कहां था। बसवराज को अप्रत्याशित रूप से बेडरूम में आया देख वह चौकी यार भी घबराए। यारों की घबराहट तब जाती रही जब कल्पना पति को भी ग्रुप सेक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने लगी। बसवराज को यह तहां सहन होना था। वह कल्पना और उसके यारों को गालियां देने और घर से निकल जाने को कहने लगा। बात बढ़ती गई। कल्पना ने गुस्से में यारों को ललकारा, देखते क्या हो, खत्म कर दो इसे। इसके ना रहने से अपनी मौज ही मौज होगी। एक तो सेक्स का नशा, उस पर काम सहचरी की ललकार। कल्पना के यारों ने बसवराज को दबोच लिया। पहले अब्दुल शेख ने हाथों से उसका गला घोंटा,
बसवराज नहीं मरा। तब सुरेश ने नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। सिमरन को पता उठा कि बेडरूम में क्या हो रहा है। मारे डर के वह थर थर कांपने लगी। तभी कल्पना ने उसके पास पहुंचकर धमकी दी, अगर तूने किसी के सामने मुंह खोला तो तेरी भी हत्या कर देंगे। धमकी से सिमरन डर गई। अपने दोनों बच्चों को भी कल्पना ने डरा धमका दिया। अगले 10 घंटे तक बसवराज की लाश घर में पड़ी रही। जब घटना हुई तब पंकज ग्रुप में शामिल नहीं था। रात का अंधेरा घेरते ही कल्पना ने फोन करके पंकज को भी बुला लिया। इसके बाद सबने मिलकर लाश ठिकाने लगाने की योजना बनाई। योजना के तहत लाश के हाथ, पैर और सिर काटकर अलग कर दिए गए। उन टुकड़ों को चावल की 3 बोरियों में भरा और बोरियां टैक्सी में लादकर कहीं ले गए। लाश के टुकड़े वे कहां फेंक आए, सिमरन को पता नहीं चला। जब लाश के टुकड़े किए जा रहे थे तब भी सिमरन को जुबान बंद ना रखने पर